अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ समा पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट गज़ाल अहमद और जैसा कि आप सब जानते हैं आजकल बड़ा एक सिचुएशन सी चल रही है। जजेस, जुडिशरी, ख़त, इंटिमिडेशन, प्रेशर, इंटरफेरेंस। लेकिन फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में दिखाया कुछ और जा रहा होता है, हम देख कुछ और रहे होते हैं, चल कुछ और ही रहा होता है और समझ हम उससे टोटली कहीं इधर उधर जाके कुछ और ही समझ रहे होते हैं। और जो हकीकत होती है वो बहुत ज़्यादा ही कोई वक्त के बाद हमारी आंखों के सामने आके खुलती है। इससे मुझे एक और वाक़या याद आता है। कुछ मिलती जुलती सिचुएशन थी, कह लें कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का वक्त था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी थे, लेकिन उस वक्त की सारी कुव्वतें, सारी की सारी ताकतें उनके खिलाफ थीं। देखा यह जाता है कि अपेरेंटली लगता हमें है कि वो जो सारी ताकतें थीं उनकी अपोजिशन में होने की वजह से परवेज़ मुशर्रफ पे इतना प्रेशर पड़ जाता है कि उनको रेजिग्नेशन अपना देना पड़ता है। उस वक्त CJP चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर इफ्तिखार चौधरी सब उनकी हिमायत में होते हैं। तमाम वकला, बार एसोसिएशंस, हाई कोर्ट, जुडिशरी, इनके प्रेशर में आके दिखाया ये जाता है कि परवेज़ मुशर्रफ को रिज़ाइन देना पड़ जाता है। लेकिन क्या असल में हकीकत ये थी? क्या बिहाइंड द कर्टन्स चल कुछ और रहा था? क्या हमें मैनिपुलेट किया गया, हमारे दिमागों के साथ खेला गया? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हमारा ना जो नज़रिया है वो बड़ा लिमिट हो चुका है। अब ये हमारी सोच का मसला है, हमारे शऊर का मसला है, या ये हमारे साथ कोई खेल रहा है? तो इन्हीं सारे सवालात का जवाब देंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जर्नलिस्ट मिस्टर अब्दुल सत्तार खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। तो ये बताएं ज़रा कि जो हमारा नज़रिया जो इतना टाइट हो चुका है, हमारा फील्ड ऑफ व्यू जो इतना टाइट हो चुका है कि हमें बस अपने पर्सपेक्टिव के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता, या फिर हम देखना नहीं चाहते, या फिर हमें उस तरह से हमारे दिमागों को शेप कर दिया गया है, ब्रेन वॉश कर दिया गया है। तो ये सारा ये है क्या? किस तरह हम हकीकत का पता लगा सकते हैं? और ये जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ वाला ये सारा सिचुएशन थी, इसकी हकीकत क्या थी? जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बात की जाती कि चीफ उस वक्त के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे चौधरी इफ्तिखार, उनको माजूल कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। कैंपेन चल पड़ी। वो कैंपेन ऐसी कैंपेन थी जिसको वकला तहरीक कहते हैं। उसमें जजेस भी थे, चीफ जस्टिस भी थे, सुप्रीम कोर्ट भी थी, हाई कोर्ट्स भी थी, वकला भी थे, बार एसोसिएशन भी थी। पूरी की पूरी सियासी जमातें जो अपने अपने वक्त की बड़ी से बड़ी सियासी जमात और छोटी से छोटी सियासी जमात, रीजनल सियासी जमातें, सारे चौधरी इफ्तिखार के पीछे आके खड़ी हो गई थी। अब जब जाना पड़ा जनरल परवेज़ मुशर्रफ को, तो हम सबको ये लगा कि शायद क्या यकीनी तौर पर ये इफ्तिखार चौधरी साहब जो चीफ जस्टिस को हटाया गया था और उसके बाद जो तहरीक चली थी, वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ वो मुतअम्मल नहीं हो सके उस तहरीक के। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो छड़ी होती है ना, वो भी एक नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देनी पड़ी और सदारत से भी उन्हें हाथ धोना पड़ा और वो मुल्क से बाहर चले गए। और डिपार्चर भी उनका कोई खासा अच्छा नहीं था, उसके बाद भी हमने देखा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं था जो हमने देखा, या हम मीडिया में है, हम दिखाते हैं और हमें भी नहीं पता होता। बिल्कुल, हम भी दिखा रहे होते हैं। जो देख रहा होता है वो भी देख रहा होता है, वो समझ रहा होता है जो दिखाया जा रहा है यही है। और हम जो दिखा रहे होते हैं खुद हमें नहीं पता होता कि एक्चुअली इसके पीछे क्या है। देखने वाला तो दूर की बात, दिखाने वाले को ही नहीं पता। दिखाने वाले को भी नहीं पता। अब ये है कि जोरदार किस्म की तहरीक चली हुई है, टिका के तहरीक चली। उधर नवाज शरीफ खड़ा है मुस्लिम लीग नून का, उधर बेनज़ीर भुट्टो पीपल्स पार्टी की खड़ी है, बड़े बड़े हैं लीडर। वो सारे के सारे चौधरी इफ्तिखार के साथ खड़े हैं। तहरीक चलती है सड़कों पे, वकला किसी भी हाई कोर्ट में जाता है चीफ जस्टिस उस वक्त के जो इफ्तिखार चौधरी साहब थे जी, तो हाई कोर्ट लाहौर आते हैं, तो हाई कोर्ट लाहौर का चीफ जस्टिस उनका इस्तकबाल करता है, जिसको उसके ओहदे से हटाया नहीं गया था। जजेस उसका इस्तकबाल करते हैं कि जनाब रूए रवा हैं, हमारे आप रहबर हैं। हम सब ये समझे और काफ़ी अरसा यही समझते रहे कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की रुखसती थी,
इक़्तिदार से गए, फौज की सरबराही से रुखसत हुए, वो शायद इफ्तिखार चौधरी और वकला तहरीक और तमाम सियासी जमातों का मिल के आना शायद ये वजह थी। ऐसा नहीं था। अच्छा, एक साहब थे, अब वो फौत हो चुके हैं, तारक अजीज उनका नाम था, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ के। लाहौर रेस क्लब में उन्होंने भी घोड़े रखे हुए थे, मैंने भी घोड़े रखे हुए थे। जब उनका इक़्तिदार था, हुकूमत तारक अजीज ही चला रहा था। ठीक है। ये कहा जाता कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत तारक अजीज चला रहा था, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, दोस्त भी था। तो जब इक़्तिदार में थे तो मेरा उनके साथ गपशप नहीं थी। इक़्तिदार जब उनका ख़त्म हो गया तो तारक अजीज के साथ मेरी गपशप शुरू हो गई। तो एक इंकशाफ किया तारक अजीज़ ने, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें तारक अजीज़ मरहूम ने शेयर की थी। उसमें ये था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस की माजूली नहीं ले बैठी थी, बल्कि ख़ुद इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट और इस मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसीज ले बैठी थी। अच्छा, विद इन द इंस्टीट्यूशन हिमसेल्फ जहाँ से वो आए थे। अब देखो, जनरल परवेज़ मुशर्रफ है, उसने वर्दी पहनी हुई है। ये बात कितनी झटके वाली है। बहुत। कि मैंने तारक अजीज़ को देखा ऐसे करके, उन्होंने कहा तुम मीडिया जो लोग हो ना, मीडिया, इनको भी नहीं पता चलता। उसने कहा ये लोचा जब तला गया था, चूँकि मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी था जनरल परवेज़ मुशर्रफ का, तो जब ये लोचा तला गया था तो इस्टेब्लिशमेंट ने, फ़ौज ने, सिक्योरिटी एजेंसीज ने तला था। और ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी जानते थे कि यार मुझे इफ्तिखार चौधरी की जो तहरीक है, वकला तहरीक है, सारी सियासी जमातें नहीं कर सकती। उसने नहीं एक्चुअली निकाला, वो तो सामने वो चीज़ थी ना, उसको रखा जा रहा था कि जनाब हम आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया। असल वजह ये थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट अपने उस पर आ गई थी कि इस्टेब्लिशमेंट ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वर्दी पहनी हुई थी, अपने ही बंदे को उन्होंने रुखसत किया बड़े बाइज्जत तरीके से। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को पता था कि मुझे मेरी इस्टेब्लिशमेंट ही रुखसत कर रही है, अपने लोग ही निकाल रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकता था। क्या बोले, किस मुंह से बोले। अब ये हुआ जब, तो उसके बाद फिर मैंने तारक अजीज़ से शरारतन पूछा, मैं कहा जी वो हर एक वाक़े में, हर एक मामले में कोई ना कोई कहीं ना कहीं बड़ा मरकज़ी किरदार अदा करता, कौन था वो? तो उन्होंने कहा जनरल परवेज़, अशफाक परवेज़ कियानी, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना था। बिल्कुल। मैं कहा अच्छा अब ये चीज़ हुई थी, इस चीज़ को कितना अरसा हो गया? कितना? 2008 की बात है। अब क्या है, 2024 है। 2024 है, 16 साल हो गए। 16 साल। अब यकीन करो, किसी से बात करो कि यार जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो आउस्टर था, जब वो चले गए थे, रुखसत हो गए थे, तो उसकी वजह क्या थी? सब बंदे यही कह रहे हैं, मैं खुद यही कह रहा था, मैं खुद यही कह रहा था कि वो ले बैठी। उन्होंने कहा पीछे मुहर्रकात चल रहे थे। आप होते बिहाइंड दी कर्टन कुछ चीज़ें चल रही होती हैं जिसका हमें नहीं पता चलता। बिल्कुल। फोर फ्रंट पे कुछ और चीज़ें चल रही होती हैं, जो बिहाइंड दी कर्टन जो चीज़ें चल रही होती हैं उनके साथ जुड़ी होती हैं, तो उनको छुपाने के लिए होती हैं। लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता चल रहा होता कि ये इस्टेब्लिशमेंट है जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हो गई है। यानी कि खिलाफ होने से मतलब ये है कि बस जी आपका वक्त बाजी हो गया, अब रुखसती का वक्त है आपका, अब हमें दें, अब रुखसती का आपका वक्त है। अब चीज़ें बदली हुई हैं। बाहर के भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो सूंघ रहे हैं, जो कह रहे हैं, कानों में कुछ डाल रहे हैं। आप भी समझ रहे हो, सुन रहे हो, कह रहे हो, आपके कानों में भी डाला जा रहा है, तो समझे भी इस तरह से मूव होती है पब्लिकली। आपको जो चीज़ें पब्लिक की जाती हैं, वो ये कह रहे थे कि यार ये चीज़ें इस तरह से मैनेज की जाती हैं, इंजीनियर्ड होती हैं, मनूवर की जाती हैं। पब्लिक को, खुद मीडिया को नहीं पता चलता। ये बात फैक्चुअल है, खुद मीडिया को नहीं पता। ये ज़रूर रहा कि जो सामने चीज़ नज़र आ रही थी वो यही नज़र आ रही थी कि ओ हो ये रोका नहीं जा सकेगा। ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के तो गले पड़ गई ये चीज़, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब बच नहीं सकते। टीवी पे हम जर्नलिस्ट, एंकर्स, मतलब जिनका ताल्लुक मीडिया से था, जो मीडिया पर्सन थे, टीवी पे हम लोग कह रहे थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ नहीं बच सकेगा। ये जो तहरीक चल रही है इफ्तिखार चौधरी की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, वो बच ही नहीं सकता। देखो क्या था, बिहाइंड दी कर्टन, बिहाइंड दी सीन चीज़ें ही कुछ और चल रही थी।
जिसका किसी के फरिश्तों को नहीं पता था। हम जैसे लोगों को जो टीवी पे आके बोल रहे थे, हमें भी नहीं पता था कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, क्या 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 चीजें हो रही हैं। हम सारे कठपुतले हैं और हमारे धागे नहीं सब उनके पास। कठपुतली एक और चीज होता है। कठपुतली वो होता है जिसे पता होता है कि यार ये मुझे कह रहे हैं कि आपने ये करना। अच्छा, मुझसे भी गए गुजरे हैं। ये होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है ना, वो इस जगह पे ले जाया जा चुका हुआ है कि जहाँ हमें जो चीज़ दिखाई जाती है ना, हमारी वो आंख काम नहीं कर रही होती कि यार इसके पीछे भी कुछ हो सकता है। बड़ी सतही लेवल पर हम चीज़ों को देखते हैं। हम सतही लेवल पे जजमेंटल हो गए ना कि ये ऐसे है करके तो मैंने यही आते है। हुए सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, मैंने कोई चीज़ देखी है, मैंने जजमेंट अपनी बना ली। मेरी जजमेंट स्टूडियो में आते आते मैं सुना चुका होता हूँ। बिल्कुल। मैंने उसके लिए थोड़ा इंतजार भी नहीं किया कि ये जो चीज़ मैंने देखी है इसको परख लूँ, जांच पड़ताल इसकी कर लूँ। मेरे पास वक्त ही नहीं। नहीं नहीं, एनालिसिस होता क्या भाई, हम क्यों करें। ठीक है ना, हमने जजमेंट आप तानू मैं दसना इंज होया ते इंज होया ते इंज होया। और इससे भाई पहले आप कि हम पता लगाएं 20 लोगों को पता चल जाता भाई। अब ये हो बाहर गया। की दुनिया में जहाँ काफ़ी आगे जाया जा चुका है, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें छुपाई जाती हैं, डिसीव किया जाता है। लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं नहीं बचेगा, नहीं छड़ेगा, फलाना होएगा। किसी बहुत कम लोग होते हैं। और पाकिस्तान जैसे ममालिक में कंपेयर टू अदर कंट्रीज ये काफ़ी ज़रा आसान भी तो है ना इसे मैनिपुलेट करना पब्लिक ओपिनियन यार को। उसकी वजह होती है कि हम लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप ही नहीं किया। असल में हमें जो चीज़ दीमक की तरह चाट रही है और चाटती रहेगी, वो है हमारी पसंद और नापसंद। हम अपनी पसंद और नापसंद में इस तरह गिरफ्तार हो जाते हैं कि आप सोचने यकीन करो समझने कि की सलाहियत खत्म। जो फैक्ट्स होते हैं ना वो बुलडोज होना शुरू होते हैं। फैक्ट्स तक हमारी एग्जिस्ट नहीं करते। जो एक्सेस होनी चाहिए फैक्ट्स तक, अब मेरी फैक्ट्स तक एक्सेस क्यों होती है? मैं किसी नापसंद या पसंद के चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने एक्सेस लेनी है फैक्ट्स तक। अगर मैं पसंद नापसंद के चक्कर में पड़ जाऊँ तो मेरी एक्सेस, मेरी रसाई हकीकत तक शायद तक नहीं हो सकती। पर्दा पड़ जाएगा आपके। क्योंकि मैं पसंद और नापसंद पे चल रहा हूँ ना। यार ये गज़ल का चीज़ है, गज़ल के फेवर में जा रही है, गज़ल मुझे पसंद है, मैं उसके पीछे चल पड़ूंगा। नहीं ये गज़ल के बारे में ठीक बात नहीं है, मैं उसको मानूंगा। इसको नहीं, देखना भी नहीं हमने। ये गलत, ऑटोमेटिकली गलत हो गया। आपने फैक्ट्स देखने हो तो कैसे देखने होते? दाएं बाएं ऊपर नीचे। हर ये किसी नहीं का है पर्सपेक्टिव देखते हो आप, मेरी हर पसंद किसी की सुनते हो। हाँ, आपकी पसंद क्या होता है? सेलिब्रिटी होता है, स्पोर्ट्स मैन होता है, एथलीट होता है, शोबिज़ का बंदा होता है। ये आपके इसकी मोहब्बत में। मैं कई एक्टर हैं, अदाकार हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, डायरेक्टर हैं, मौसीकार हैं, मुझे बहुत पसंद है। हो सकता है उनके ड्रॉबैक्स बेशुमार हों, उनको मैं कहूँगा हाँ यार ये ड्रॉबैक्स तो हैं, लेकिन मैं इस वजह से इसे पसंद नहीं करता। मैं इसकी मौसीकी की वजह से इसे पसंद करता हूँ, मैं इसकी अदाकारी की वजह से इसे पसंद करता हूँ, मैं इसकी आवाज़ की वजह से इसे पसंद करता हूँ। लेकिन जब आप सियासत में उस तरह की पसंद और नापसंद ले आए ना, तो आप फैक्ट से बहुत दूर जाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, और ये होता है कि ये भी उस वक्त क्या था कि हम लोग दूर क्यों हुए? ओवरवेलमिंगली एक चीज़ डोमिनेट करती जा रही थी कि इफ्तिखार चौधरी साहब को माजूल करना जनरल परवेज़ मुशर्रफ की अपने कैरियर की सबसे बड़ी गलती थी। ये डोमिनेट करती जा रही थी। उसके सबूत हमें मिल रहे थे। क्योंकि एक होता है ना, अब बेनज़ीर भुट्टो है, नवाज शरीफ है, दो अलग पार्टियां ना, उस वक्त की दो बड़ी पार्टियां हैं, दोनों सपोर्ट कर रही हैं। और उसमें एक और बात बता दूं, ये बाद में जो आने वाला शख्स था जिसका नाम इमरान खान था, इमरान खान भी उसमें शामिल हो गया था। और फिर उसी वक्त उस दौर ही में इमरान खान साहब पंजाब यूनिवर्सिटी जाते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में बड़ी फैंटी पड़ी थी इमरान खान, और किससे फैंटी पड़ी थी? जमीयत तुलबा इस्लाम से। जमात इस्लामी का स्टूडेंट विंग नहीं था क्या? बड़ा अच्छा राज है वहाँ पे। तो उन्होंने कुटापा लगाया था। अब इमरान खान को कुटापा लगाने की जो सरबराही कर रहा था वो हाफिज़ फ़रद कर रहा था। लेकिन वही हाफिज़ फ़रद बाद में इमरान खान के क्लोज़ कॉन्फिडेंट में एक क्लोज़ कॉन्फिडेंट जो था ना, हाफिज़ फ़रद था, वो बन चुका था। यानी कि कुटापा लाने लगता पिया, कुटापा लवानी पेश गया। 2007 की मैं बात कर रहा हूँ। वो अजीब सी बात हुई कि हमने देखा कि सबसे करीब तरीन लोग जो 3 4 5 गिनती के लोग थे, उसमें हाफिज़ फ़रद आ गया।
अब ये अजीब सी बात है कि इमरान खान से पूछे कि यार उस दिन तुम कुन्ने पै रहे सन पैरा आया सी, हमने भी इसकी मुखालफत की थी कि यार एक लीडर अगर गया है वहाँ पर तो कोई आपको नजरियाती तौर पे उससे इख्तलाफ है तो इसका डज नॉट मीन कि आप कुटापा लगा दें, वायलेंट हो जाओ आप। ये ठीक है, हाफिज फरद साहब लीड कर रहे थे, कुटन ने लाओ लाओ, ठीक है। अब हाफिज फरद ही वो बंदा है जो कि ज़मान पार्क में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसका मीडिया को मेरे ख्याल में पता ही नहीं चल सका, और बड़ी हद तक हुकूमत जो थी या जो पावरफुल क्वार्टर्स थे उनको भी बहुत सारी चीज़ों का पता है, बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता चल सका। खुद ज़मान पार्क में इमरान खान के साथ त्रौ आया, त्रौ नहीं पंजाबी में त्रौ कहते हैं, प्रॉपर त्रौ आया, जो जिसका इजहार इमरान खान नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने ये बात की तो मेरे मुखालिफ इस बात का बहुत फ़ायदा उठाएंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे वो भाई, उनको मुझे मज़ीद नुकसान, जितना नुकसान नहीं हुआ उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए वो, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें बाकायदा एक हिस्सेदार जो था, राजदार जो था, वो हाफिज फरद भी था, ठीक। तो ये एक है कि इफ्तिखार चौधरी का चल रहा है और उसमें हर तरह के नज़रियाती तौर पे एक दूसरे से मुखालफत जितनी मर्जी हो, लेकिन वो खड़े थे, चाहे उसका सियासी तौर पे रंग नीला था या सियासी तौर पे लाल था या सियासी तौर पे ऑरेंज था या सब्ज़ था या हरा था, वो सारे इकट्ठे थे इफ्तिखार चौधरी के साथ, और सारे ये समझ रहे थे कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ से हमें हमारी जान अगर कोई छुड़ा सकता है तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, जो इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये छुड़ा सकता है, जो इसकी तहरीक चल पड़ी। अब किसी को नहीं पता, उस वक्त भी जिनको पता था उनकी तादाद बहुत कम थी, 1-2% होती जिनको पता होता कि जनाब पीछे असल में चल पावरफुल क्वार्टर्स जो होते हैं ना, उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की रुखसती का वक्त है। बड़े आराम से उन्होंने बड़े आराम से कन्वे भी किया जनरल परवेज़ मुशर्रफ को। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब भी एक लिहाज से देखा जाए तो कुछ मामलों में ना ही वॉज वेरी वेरी ब्लंट। किन मामलों में? ये मीडिया बैठा हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ कुछ ऐसी बातें कर जाता था जो हमारा कोई भी हुक्मरान उससे पहले नहीं कर सकता था, खुल डुल के। वो बैठा होता था, किसी इंडियन जर्नलिस्ट ने सवाल कर लिया तो वो मुस्कुरा के बुला के कहता था, सबसे पहले बात ये तो मुझसे शबाना आज़मी ने पूछी थी। अब साथ ही जो डेलीगेशन होता था ना पाकिस्तानी, वो ऐसे कर रहा होता था कि सारे को, अब इंडियन जर्नलिस्ट बैठे हैं, कह रहे हैं कि जी देखें जी आपने बड़ी अंदर हमारे साथ इंडिया में आपने क्या किया, आप टेररिस्ट भेजते हो, आप ये करते हो, उसमें आप भी शामिल होते हैं, आपकी एजेंसियाँ भी शामिल होती हैं। तो परवेज़ मुशर्रफ क्या कहता था, हाँ ये बात ठीक है, लेकिन आप भी तो यही करते हो ना, फलानी जगह पर आपने नहीं बंदे भेजे थे, वो किसके थे, आपकी एजेंसियाँ काम नहीं करती थी। तो ये था परवेज़ मुशर्रफ, और प्रॉपर आज भी उनकी इतनी वीडियोस वायरल हैं, इंडिया में बैठ के उन्होंने ऐसे सैवेज रिप्लाईज किए, ऐसे बातें वो करने वाला था जो उससे पहले या उसके बाद कोई हुक्मरान पाकिस्तान का नहीं कर सका। वो दर बट जाता सी, कोई ऐसी गल नहीं, दर बट जाता सी, वो गल नहीं करता सी। उधर रिलेटिवली, बल्कि एब्सोल्यूट टर्म्स में कहा जाए, बहुत सारे लोगों की निस्बत वो खुला डुला बंदा टाइप नहीं, जो ख्याल नहीं करता था कि इसका कोई मुझे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। वो मेरे ख्याल से मुबर्रा हो जाता था कई दफ़ा, अया यार ये देखो कमाल करते हो, वो काम नहीं करते, ऐसी बातें करता था। अब वही बात है कि ऐसे बंदे की रुखसती का जो टाइम मुकर्रर हुआ वो असल में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुआ था। और आज भी हम जो देख रहे हैं कि जुडिशरी, जजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ख़त लिखा जा रहा है कि जी हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है, ISI कर रही है, फलाना कर रही है, तो लोग अपरेंटली लोग ये क्या समझते हैं, कन्विंस होकर समझते हैं। बल्कि ये मोबाइल की वजह से मुझे 3-4 दफ़ा आया कि इमरान खान रिहा हो गया और मैं कहा यार हमें पता चल जाएगा, टीवी चल रहा है, ख़बरें चल रही हैं, जो होगा तो पता चल जाएगा ना। उन्होंने इमरान खान को 3-4 दफ़ा रिहा करवाया, हाँ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह भाई पता कर दिया ना, ये हो गया। हाँ अच्छा, नहीं तो सुबह तक हो जाएगा, हाँ 2 घंटे तक हो जाएगा, 3 घंटे तक, सोर्सेस के मुताबिक। अब देखो ना ये कैफियत क्या होती है, ये कैफियत वही कैफियत होती है एक्चुअली जो बात कही जा रही है, जो हम सुन नहीं रहे, चंद एक बंदे सुन रहे हैं, वो ये है बात कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जजेस हैं, जजेस का ख़त है, प्रेशर की बात हो रही है, उन्होंने कहा ये इस्टेब्लिशमेंट की आपस में लड़ाई है, इस्टेब्लिशमेंट की आपस में लड़ाई है, अंदर ही अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जो हमें इस तौर से दिखाई जा रहे हैं। हम लोग भला कैसे देख रहे हैं, ओ हुन लग पता जाएगा ना सी जदों हम निकलांगे, तो फिर हमें मौला जट याद आया था, हमें नूरी नथ याद आया था, खुदा की कसम
हम खुद मौला जट बन जाते हैं, अपने मुखालिफ को नूरी नथ बनवाते हैं। एक टिपिकल हमारा माइंडसेट बन गया, एक कल्चर बन गया। रियलिटी को हम एकदम से फिल्म में जाके जो फिल्म के किरदार होते हैं उनके साथ जोड़ना शुरू फैंटेसाइज कर देते हैं हम सारा। वो फैंटेसाइज कर देते हैं। एकदम से होता है ना, कभी आप किसी से बात कर रहे हो तो ऐसे लगेगा भाई आहिस्ता क्या हो गया, आराम नाल जो बात है उसको बात को हौसले के साथ बताओ। और नहीं तो दस देता है इंज हो गया, इंज होने वाला, इंज हो गया। वो अजीब से उसकी कैफियत हो गई। बिल्कुल वो अजीब कैफियत में जा चुका हुआ है। और ये हमारी ग्रूमिंग इस तरह से हो गई। हमें चीज़ों की, इश्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग जैसे दुनिया लेती है, हमें आदत नहीं डाली गई। बिल्कुल भी नहीं। हमें फ़ौरन से पहले फ़ैसला करने की आदत पड़ गई। ऐसे लगता है जैसे हर बंदा, हर पाकिस्तानी अपने आप को हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस समझता है। जैसे चीफ जस्टिस नहीं होता फैसला, तो चीफ जस्टिस ने तो हेयरिंग बड़ी की होती हैं। 2-2 साल लग जाते हैं, 3-3 साल लग जाते हैं, 6-6 साल, 8-8 साल, 10-10 साल, 15-15 साल लग जाते हैं, फिर जाके जजमेंट आती। हमारा बंदा जो जजमेंट, अपनी जजमेंट समझता है, आम पाकिस्तानी जो है वो तो 10 मिनट में फैसला कर देता है। उसका फैसला तो रिजर्व भी नहीं होता। एक तो होता है ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सुनने को मिलता है ना, फैसला रिजर्व हो गया, महफूज हो गया, सुनाया जाएगा। हमारे लोगों में याद नहीं। जजमेंट आप देखें दाएं बाएं, ठक 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 जजमेंट आ रही है। पोस्ट वेखी जजमेंट, मैसेज आया जजमेंट, खबर वेखी जजमेंट। क्या सी ना पहले ही की क्या सी ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੱਲ ਤੇ 132 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ बंदे को ये पता नहीं चलता कि एक ही दिन में 132 बातें उसने की होती। अगले दिन उस 132 बातों में से एक बात कहीं गलती से किसी चीज़ के करीब तानू पहले था नहीं किया। अच्छा सितार साहब, इससे ना मेरा एक सवाल है, आप मुझे बताएं कि जो नई जनरेशन आ रही है, ये सोशल मीडिया का तो दौर है ही है ना, तो मिस इन्फॉर्मेशन भी उतनी ज़्यादा है। लेकिन कुछ लोग ये आर्गूमेंट देते हैं कि पाकिस्तानी जो अवाम है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन वेल इन्फॉर्म्ड होने की तरफ बढ़ रही है। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा आर्गूमेंट ये भी है कि वेल इन्फॉर्म्ड से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्म ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप किधर स्टैंड करते हैं इस आर्गूमेंट में? यार रिलायबिलिटी एक चीज़ होती है। मैं कोई चीज़ तलाश करता हूँ ना, पहले दिन क्या आता है कि रिलायबिलिटी क्या होती है। मैं जो ये कागज़ ले रहा हूँ कितना रिलायबल है, ये जो इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ कितनी रिलायबल है, ऑथेंटिसिटी कितनी है, रिलायबिलिटी कितनी। ये नहीं है, ये तो अपना ऐसे करके देखेंगे सोशल मीडिया में एक चीज़ आई है, कहाँ से आई है, ओरिजिनेट कहाँ से हुई, एंड पसंद आने की वाली बात है। पसंद आई, लो जी शेयर हो गया। कोई नहीं जाएगा उसकी रिलायबिलिटी पे, कोई नहीं जाएगा उसकी ऑथेंटिसिटी पे। क्या जाएगा? पसंद है आपको। मुझे पसंद है कि गज़ल के बारे में कोई अच्छी बात हो जाए, अच्छी बात, कोई बंदा मेरी कमज़ोरी समझ ले, वो आगे भला की कि हर 3 मिनट बाद मैंने तेरे बारे में अच्छी बात बता रहा होगा, मैं खुश हो रहा हूँ। उसे पता होगा बाहर कोई मिलेगा ना छम्मे जैसा, खुश यार है सितार खान नू तू की कहना, वो कहना मैंने पता लग गया और कमज़ोरी गज़ल दी तारीफ और कमज़ोरी है, मैं औरतें लाया। ये सोशल मीडिया ने ऐसा ही किया। ये प्रोपेगेंडा टूल होता है। प्रोपेगेंडा टूल की वजह से आप उसकी ज़द में आ जाते हो, तो फिर आप ये करते हो, रिलायबिलिटी दूर चली गई, ऑथेंटिसिटी दूर चली गई। हम लोग पाकिस्तानी लोग, ये मैं कह रहा हूँ पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ, हम लोग इन्फॉर्मेशन से बहुत दूर जा चुके हैं। आई एग्री। हमने जिस चीज़ को इन्फॉर्मेशन समझ लिया ना, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है यार। और हर अगला बंदा ही सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक तज्जियाकार, एक एनालिस्ट है। देखो ना, एक बात है कि जो ये हमारी बातें हो रही थी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की रुखसती किस तरह से हुई, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का कहा गया, लेकिन पीछे तक इस्टेब्लिशमेंट थी। आज फिर वही मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ही नज़र आ रही है कि एक्चुअली ये इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा है जो रिलेटिवली ताकतवर है, दूसरा हिस्सा जो रिलेटिवली कमज़ोर है। ये इनकी लड़ाई चल रही है। तो क्या ये सब हमारी जुडिशरी, बाकी सारे सिस्टम्स क्या बस एक इस्टेब्लिशमेंट के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं? यार इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, कौन सा ऐसा हमारा हुक्मरान है जो आशीर्वाद इस्टेब्लिशमेंट की लेके ना आया? ये भी है। वही आपने फ्रॉम द डे वन की बात की। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, यार पाकिस्तान आज़ाद होता है, इंडिया भी आज़ाद होता है। इंडिया इलेक्शन पे चला जाता है, पाकिस्तान को इलेक्शन की पड़ी नहीं होती। वो कहता है हमने जिन्होंने पाकिस्तान बनाया आपस में बंदर बांट कर लेते हैं, हम रूल करेंगे, आपस में बंदर बांट कर लेते हैं। ये पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी इस काम में लग गई। मोहम्मद अली बोगरा साहब, वो हमारे तीसरे प्राइम मिनिस्टर थे। मोहम्मद अली बोगरा साहब जो थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था जनरल अयूब खान, उसको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। लो जी।
मोहम्मद अली बोगरा ने अपनी दूसरी कैबिनेट में जनरल अयूब खान को, जो उस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ था, उसे डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। सर्विंग आर्मी चीफ को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। कब? ये 54 की बात बता रहा हूँ, 1954 की बात बता रहा हूँ यार। हमारे यहाँ कई लोगों को पता ही नहीं चलता, वो समझता है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट कल पैदा हुई है, परसों पैदा हुई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है, वहाँ से चले आ रहे हैं। फिर दूसरी बात है, पाकिस्तान का वो कौन सा हुक्मरान था, वज़ीर आज़म था, बहुत कम रहे होंगे जिनके पास डिफेंस पोर्टफोलियो ना हो। डिफेंस मिनिस्ट्री हुक्मरान अपने पास रखता था। क्यों रखता था यार? फ्रॉम द डे वन ये जितने भी आए ना, लियाकत अली ख़ान से लेकर मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून 1958 तक, जब तक कि जनरल अयूब खान ने आके इक़्तिदार पे कब्ज़ा नहीं कर लिया, उड़ा के रख दिया, टॉपल कर दिया, मिलिट्री डिक्टेटर आ गया। कौन सा ऐसा वज़ीर आज़म था, नहीं था, जिसके पास डिफेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो ना हो? यार आपके पास कोई बंदा नहीं था कि जिसको डिफेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो लगा दिया जाए, वज़ीर दिफा लगाया जाए। ये वज़ीर दिफा अपने पास क्यों रखते थे? क्या वजह थी वज़ीर दिफा का ओहदा अपने पास रखना वज़ीर आज़म के लिए? क्या वजह थी? अब ये बात है, ऊपर से बात सुनो कि सिकंदर मिर्ज़ा एक आए थे। ओहो, सिकंदर मिर्ज़ा आया, उसने सबको उड़ा उड़ू के रख दिया। वो आके बैठ गया, उन्हें समझा कि बस अब ये मेरी राजधानी है। उसने क्या किया, सिकंदर मिर्ज़ा ने क्या किया, जनरल अयूब खान को उसने दावत दे दी कि जनाब आप वज़ीर आज़म बन जाए, मैं सदर हूँ, आप वज़ीर आज़म बन जाए, और अपने साथ 2 सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल भी ले आए और अपनी पसंद के पोर्टफोलियो वजारतें ले लें। पसंद की पोर्टफोलियो या पसंद की वजारत क्या होती थी जो सबसे अहम होती थी? फाइनेंस होती थी, दिफा होता था, इसके अलावा 2-3 और होती थी। तो उसने खुद कहा था, उन्होंने कहा दिफा भी आप रख लें, फाइनेंस भी आप रख लें। लेफ्टिनेंट जनरल सर्विंग, और जनरल अयूब खान भी सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। इसके अंदर मिर्ज़ा उसे कह रहा है। तो जनरल अयूब खान ने बाद में आपस में बैठे हैं सारे फौजी जर्नैल, उन्होंने कहा यार कितना बेवकूफ़ आदमी है, हम ही सब कुछ है, हमें कह रहा है वज़ीर आज़म लगो, इन्हों तो फ़ारग करो। सिकंदर मिर्ज़ा को उठा के सिकंदर मिर्ज़ा इस पाकिस्तान से ऐसे रुखसत हुआ था जिस तरह कोई जल्दी में अपनी जो बेटी होती है ना उसको रुखसत करता है। सिकंदर मिर्ज़ा इस मुल्क से ऐसे रुखसत हुआ था। क्या वो अज़ीम शान मकासद के साथ आया था कि जनरल अयूब खान को कहेगा, उसने कहा कि आप वज़ीर आज़म बन जाएं और ये फ़लाने बन जाएं। तो दसो यार, आप इस्टेब्लिशमेंट, मेरी बात सुने, इस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो हमारे सियासतदान, उनको पता है कि ये जो एंट्री है ना, ये हमारा दरवाज़ा नहीं है स्टूडियो का, ये दरवाज़ा अंदर आने का हमारा रास्ता, ये दरवाज़ा है। हुक्मरानों का इक़्तिदार में आने का दरवाज़ा इस्टेब्लिशमेंट है। अच्छा, उससे मेरा सवाल एक और, अब नापसंद और पसंद की बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की, सियासतदानों की, पार्टीज़ की, तो हम देखते हैं कि हर एक टेन्योर में ना, हर एक टेन्योर कह लें, हर चंद साल बाद कह लें, कोई ना कोई एक ऐसी सियासी कुव्वत, सियासी पार्टी, इंडिविजुअल होता ही है जो कि रोना रो रहा होता है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। अच्छा, लेकिन उन सब में, हर टेन्योर में जो भी है आवाज़ बुलंद कर रहा हो, रो रहा हो, उसमें एक फैक्टर जो है वो कॉमन होता है, और वो होता है कि जब जब वो रो रहा होता है तब तक वो इक़्तिदार में नहीं होता, पावर में नहीं होता। लेकिन जब वो पावर में होता है तो हम देखते हैं कि वही उनके गुण गा रहा होता है, वही कि ओह थैंक यू वेरी मच, यू आर एवरीथिंग। ऐसा क्यों है? ये देखो, ये नवाज शरीफ 1985 में आया, पूरी तरह मसन के इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज ऐसे पाल रही थी जैसे बच्चे को नहीं पाला जाता। हम लोग अपने बच्चों को पालते हैं ना, किस तरह से पालते हैं, हर तरह का उनका ध्यान रखा जाता है। तो इस्टेब्लिशमेंट भी जब किसी सियासतदान को पालती है जिसने इक़्तिदार में आना होता है, तो उसको ऐसे ही पालते हैं जैसे बच्चे को पालते हैं। थोड़ा कुछ के आते हैं इसी वजह से ख़राब हो जाते हैं ना, कि वो प्यार लाड प्यार में पले होते हैं, बाद में नाराज़ हो जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, ये फलाना। तो नवाज शरीफ को ऐसे किया गया था। लेकिन नवाज शरीफ जिस दिन पहली मरतबा वज़ीर आज़म बना, उससे पहले वो 3 मरतबा पंजाब का चीफ मिनिस्टर बन चुका था। बिल्कुल। कई बंदे मुझे कहते हैं कि खान साहब तीसरी मरतबा कब बना था? मैं कहता तीसरी मरतबा जनरल ज़ियाउल हक ने उसे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया था जी, निगरान वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब बनाया था। मैं क्या एक दफ़ा 85 से 88 तक, फिर 88 में जब इलेक्शन अनाउंस हुए तो केयर टेकर बना दिया मियाँ नवाज शरीफ को, पंजाब का केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। उसके बाद फिर जब इलेक्शन हो गए
तो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सका, फिर दोबारा वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बन गया। लेकिन पहला ही दफ़ा जब ये नवाज शरीफ आया वज़ीर आज़म बन के 90s में, जब ये वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल हुआ है, इसने उसके बाद फिर तैयार कर लिया कि ये इस्टेब्लिशमेंट है, ये मेजे इस्तेमाल करके बाकियों को तंग करती रही है, अब ये किसी और को इस्तेमाल करके मुझे तंग करेगी। मैच पाता नवाज शरीफ ने मैच डाल दिया। और पहली मरतबा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो बात निकली थी वो ये निकली थी कि उससे पहले मोहम्मद ख़ान जुनेजो की हुकूमत ज़ियाउल हक ने बर्खास्त कर दी थी। ठीक है। 58(2) भी एक हमारे पास क्लॉज होती थी, जो किसी को भी दरवाज़ा दिखाना होता था 58(2) के साथ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आता था, वो निकाल दिया। मोहम्मद ख़ान जुनेजो को निकाला, ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो को निकाला। जब नवाज शरीफ को निकाला तो सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला दे दिया कि इसको गलत निकाला, इसकी हुकूमत बहाल की जाए। दैट वाज द क्रैक। दरार नहीं होती इस्टेब्लिशमेंट में, वो था। हमने कहो इस्टेब्लिशमेंट में दरार, नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट में दरार डाल दी है ना। किस तरह हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस नसीम हसन शाह, वो तो चीफ जस्टिस थे, ये कैसे हो सकता है कि यार इस्टेब्लिशमेंट ने एक फ़ैसला किया कि नवाज शरीफ को अब हमने नहीं रखना, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे बहाल कर दिया। वो अलग बात है कि कुछ दिनों बाद नवाज शरीफ को जाना पड़ा, क्योंकि वो जाना तो पड़ेगा। जो पहरेदार थे वो घर पहुंच गए, उन्हें कहा जानना कि नहीं जानता, उन्हें कहा भाई जानदा एक कोई होएगा। नवाज शरीफ ने शर्त रख दी थी, उन्हें कहा मैं रिज़ाइन करता हूँ, ए गुलाम इसहाक खान जरा तुहाडा सदर बनाया जिन्हों, इसको भी, ये भी रिज़ाइन करेगा। गुलाम इसहाक खान इसी चक्कर में उसको रिज़ाइन करना पड़ गया, और वो इस्टेब्लिशमेंट का चेहरा था उसमें। वो हुआ, वही नवाज शरीफ बार बार हुकूमत में आया, बार बार उसने इस्टेब्लिशमेंट के साथ किया, वही नवाज शरीफ था। मिसाक जमहूरियत भी पीपल पार्टी के साथ हो चुका हुआ था। 2012 में एक मेमो स्कैंडल आया, और जरदारी की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी। वही नवाज शरीफ साहब कोट, काला कोट पहन के, आज तक तो हमने नहीं देखा था कि नवाज शरीफ साहब कोई वकील रहे हों, कोई केस लड़ा हो। काला कोट पहन के ना तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि इनको सज़ा दी जाए, जरदारी को, पीपल पार्टी को, कि मेमो गेट, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ इसने बात की है। अब ये नवाज शरीफ कर रहा था। यार तुम देखो ना कि सियासतदान सियासी तौर पे जो मामलात होते हैं, थोड़ा सा इधर हो, एकदम से पैंतरा बदलता है। बिल्कुल ठीक है, वो हो गया भाई। उस वक्त में देखो जो सुप्रीम कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही थी? सुप्रीम कोर्ट किसी इस्टेब्लिशमेंट को टच नहीं कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट किसी सिक्योरिटी एजेंसी को टच नहीं कर रही थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट लगी हुई थी कि जरदारी को जरदारी पीपल पार्टी की वफाकी हुकूमत को रगड़ते रहो। यहाँ तक रगड़ा लगाया कि वो जो मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी, उसको रिज़ाइन करना पड़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तू रिज़ाइन कर। वो बेचारे को, वज़ीर आज़म को, इलेक्टेड वज़ीर आज़म को रिज़ाइन करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त नज़र नहीं आ रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट भी कोई चीज़ होती है, सिक्योरिटी एजेंसीज भी कोई चीज़ है, सियासतदानों के पीछे। और सियासतदानों को भी नहीं पता लग रहा था कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते हैं तो फ़ायदा किसको होता है? फ़ायदा इस्टेब्लिशमेंट को होता है। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हमारा जो 2014 का धरना नहीं था, मैं इस्लामाबाद में था, वहीं पर एंकर था मैं मुख्तलिफ चैनल्स में। तो ये हमारे इमरान खान साहब ये कंटेनर पे आते थे, अंपायर की उंगली। मैं कि यार कितनी सरेआम बात कर रहा है, इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज की बात कर रहा है, अंपायर की उंगली खड़े होने वाली है। हर रोज़ आके इसने एक दफ़ा ऐसे करना होता था। बल्कि लोगों ने डिमांड करना होता था, जो 2014 के धरने में बैठे होते थे ना पीटीआई के, वो नीचे से उंगलियां उठाते थे, अंपायर की उंगली, अंपायर की। इमरान सुनता था, अंपायर की उंगली खड़ी हो जाएगी, अंपायर की उंगली खड़ी होने वाली है। अंपायर कौन? यही इस्टेब्लिशमेंट और फौज। अब वो देखो क्या बात करने का मतलब है कि आप वही इमरान खान जब वज़ीर आज़म बनता है तब वो टीवी पे आके, मैं कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि इतनी दफ़ा मैंने बात सुनी कि टीवी पे आके वज़ीर आज़म, मुंतखब वज़ीर आज़म जिसकी हुकूमत है, मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान हमें आके टीवी पे बता रहा होता कि जनरल कमर जावेद बाजवा से ज़्यादा जमहूरियत पसंद पाकिस्तान में है ही कोई, डेमोक्रेटिक है ही नहीं भाई इनसे ज़्यादा। वो चीखों पुकार करके, वैसे तो इमरान खान की आदत है चीखों पुकार करके बात करना, इसलिए उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है।
चीखों पुकार करके ये जनरल बाजवा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जमहूरियत पसंद डेमोक्रेटिक जनरल, ऐसे कामते हुए बात करता था। अच्छा, वही जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब ठुडा छुडा मारा होगा, निकाला होगा, हम इसको क्या कहते हैं जब निकाला जाता है, दुआ कर गज़ल, मैं भी दुआ करता हूँ हमें कहीं से निकाला ना जाए। बड़ा निकालने का एक बड़ा बड़े पैड़े तरीके ना कर देंगे। एक तो होता है ना अपनी मर्जी से जाए, अपनी सोफिस्टिकेटेड तरीके से निकाला, जब पाकिस्तान में निकाला बड़े पैड़े तरीके से जाए, ठुडे मार के। जब इमरान खान को निकाला तो वही इमरान खान था, वही जनरल कमर जावेद बाजवा था, वो उसके बारे में वो बातें कर रहा था, और उसकी जो रैलीज हो रही थी, जो उनके जुलूस निकल रहे थे, उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में वो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही थी जो मैंने सियासत में पहले कभी सुनी नहीं थी। पढ़े लिखे लोग गालियाँ निकाल रहे थे, पढ़े लिखे, इंतहाई पढ़े लिखे लोग। मैं हैरान हो जाता था, मैं कि यार नवाज शरीफ भी फ़ौज के ख़िलाफ़ हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हुआ था, फलाना भी हुआ था, फलाना, ये गालियाँ किसी ने नहीं दी थी। इतना इम्पैक्ट ज़रा, इतना ज़्यादा। और इमरान खान ने गालियों पे लगा दिया। उन्होंने क्या गालियों का, उसकी बात ये है कि साइकोलॉजिकल देखा जाए तो पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में मैं बात कर रहा हूँ, गाली का इम्पैक्ट बहुत है। आप टीवी पे हैं, आप किसी की धुलाई कर दें, लोग क्या कहेंगे, कमाल बंदा सी, उन्हें बोलना नहीं देता। कोई भी ये नहीं देखेगा वो तो बदतमीजी कर रहा था। अगला कोई रिलेटिवली शरीफ आदमी से उन्हें कहा इसकी बदतमीजी का मैं क्या जवाब दूँ। नहीं, हम ये समझे बड़ा बहादुर आदमी, निडर, ये उसने क्या। बाहर की दुनिया में ये नहीं होता, बाहर की दुनिया में होता है जूं ही मैंने कहा ना तुम, जहाँ तुम नहीं बनता, वो कहेंगे भाई बिहेव योरसेल्फ, साथ ही मुझे कैंडे पे बिठा दिया जाएगा। ये नहीं होगा पाकिस्तान के ओ शहजादा छा गया, शहजादा गया, फलाना हो गया। अब अपने अपने वक्त में इस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहना, अपने अपने वक्त में इस्टेब्लिशमेंट के पाँव पॉलिश करना। शहबाज शरीफ ने जब बूट पॉलिश करना शुरू किए और इमरान खान ने कहा कि ये बूट पॉलिश करता है, तो ये है कि उससे पहले बूट पॉलिश कौन कर रहा था, कमर बाजवा की, वो इमरान खान कर रहा था। अब जनरल कमर बाजवा की है थी क्या थी, उसको क्या लगा कि यार ये बूट अच्छे पॉलिश नहीं करता। शहबाज शरीफ के बारे में सुना हुआ कि ज़्यादा अच्छे बूट पॉलिश करता है। हुक्मरान जो भी हो भाई, पॉलिश चलती रहेगी। शहबाज शरीफ को रख लिया। इमरान को तकलीफ ये हुई कि पॉलिश तो मैं भी करना पसंद था, यार ये को मुझसे ज़्यादा बेहतर पॉलिश करता। ठीक, मसला इस चीज़ का था। अब इस्टेब्लिशमेंट आज के बाद है, आज की बात, आज भी देखें आपको इक़्तिदार में लाती कौन है। इस्टेब्लिशमेंट कोई भी सियासतदान हो, कोई भी सियासी कुव्वत हो पाकिस्तान की, लेकिन आपको पॉपुलर कौन करती है, जहाँ पर आपका अपना वोट मैंडेट बन जाता है, वोट बैंक बन जाता है आपका, वो भी इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहने वाला। ये एक तय बात। मैं इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए आऊँगा, मतलब इमरान खान को देख लो, नवाज शरीफ को देख लो, बाकियों को देख लो, ये आते हैं इक़्तिदार में बूट पॉलिश करके, इस्टेब्लिशमेंट के और फ़ौज के। लेकिन जब इक़्तिदार में आए थे इनको प्रॉब्लम होती कि अपना वोट बैंक बनना चाहिए, फिर ये लोगों के सामने एक तासुर देते हैं हम तो इस्टेब्लिशमेंट को ये वो, इनका वोट बैंक बनना शुरू हो जाता है। अब जो जहाँ से वोट बैंक बनना, उन्होंने कभी ख्याल नहीं किया कि साडा साहब है गासी जिसको हम वोट देने पे तुल गए हैं, ये साहब भी उनके बूट पॉलिश करता था। ये नहीं जी अब नहीं करेगा, कैसे नहीं करेगा, वो कल फिर करेगा, उसके पास ऑप्शन कोई नहीं है, वो कल फिर करेगा। उसने इक़्तिदार में आना है, वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाएगा, झुकेगा। अभी से बातों से आप क्या गेज नहीं करते, अभी जिस की बात जहाँ जहाँ से निकल रही होती है तड़ी लगा रहा होता है, लेकिन उसकी बातों में भी, तड़ी में भी, धमकी में भी एक मिन्नत होती है। हाँ कि भाई खुदा दे वास्ते मेरे वाल ध्यान करो, आ जाओ ऐसे। अच्छा सतार साहब, आपने ज़रा बात की बाहर की दुनिया की, तो अभी हमारे पास 5 मिनट ही तकरीबन रह गए, तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसे मुल्क की बात करें जिसके अभी हमने रिसेंटली जो हमने आखिरी एपिसोड की थी फ्रीडम एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शंस के हवाले से, उसके स्केल के, तो उसमें भी वो बड़ा हाई रैंक करती थी, वो है ताइवान। अच्छा, उधर मुझे याद करा दिया। वैसे मैं आपको ना अफ्तारी के वक्त पूछूंगा, अगर आज मैं अफ्तारी यहाँ ना कर सका तो फिर मैं नहीं पूछूंगा, ठीक है, लेकिन आपने याद करा दिया, मैं ये भूल गया था। कोई मसला नहीं। अब ये मिसाल जो है ना, ये ताइवान की, ये ताइवान का जो ज़ल्ज़ला आया 7.4 हेक्टर स्केल, 7.4 हेक्टर स्केल का, सिर्फ पाकिस्तानियों को ये बताना कि ताइवान की बात कर रहे हैं, कोई अमेरिका की बात नहीं कर रहे, कोई यूरोपियन कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहे, मोस्ट एडवांस कंट्री की बात नहीं कर रहे, कोई बहुत अमीर तरीन मुल्क की बात नहीं कर रहे,
ये अपने ही खत्ते की ये एक disputed ऐसा land। ताइवान है जिसको कई जगह पर अ प्रोविंस ऑफ चाइना लिखा जाता है। ताइवान है, इसमें जल्जला आया 7.4 हेक्टर रेक्टर स्केल। अब 7.4, 9 बंदे की हलाकत हुई है, 9 बंदों की, और 900 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। अब इसी तरह के जो इसी स्केल के मतलब मैंने लिखा भी हुआ 7.8, 7.5 एंड 6.4 हेक्टर स्केल के तुर्की में आए थे। रेक्टर स्केल होता है, हेक्टर स्केल होता है। रेक्टर स्केल। अच्छा, रेक्टर को आप देखो, स्पेलिंग इसकी क्या है? RECTOR नहीं, RECH। अजीब सी बात है, रेक्टर स्केल के स्पेलिंग। अगर हमें कोई पूछा है ना रेक्टर स्केल, तो हम सीधा कहेंगे RECTERTOR, इस तरह करेंगे। वो RECH करते हैं। तो रेक्टर स्केल के ऊपर ये 6.4 तक, यानी कि 7.45 से 6.4 में तुर्की में हुआ है, जल्जला आया, 50,000 बंदा मर गया जी। और ताइवान में सिर्फ 9 बंदे। वजह क्या थी? ताइवान में एक जल्जला आया था 1999 में। कितना अरसा हो गया उस बात को? 1999 में या 1999 में? 1999 में, ठीक है। एक जल्जला आया था ताइवान में। 10, 20, 25 साल। 20-25 साल हो गए। 25 साल हो गए। अच्छा, 25 साल पहले जल्जला आया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, और इस बात की गवाही कौन दे रहा है? मैनू कितों पता लगेगा यार? मैं कैसे बात कर रहा हूँ, अपने पाकिस्तानियों के लिए बात कर रहा हूँ, ये एस्टेब्लिशमेंट और ये फलाना, ये फौज और ये जुडिशरी, उस हवाले से बात कर रहा हूँ कि शायद हमारे पाकिस्तानियों को भी कुछ होना शुरू हो जाए। मिले। ये अमेरिकन जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, बड़ी बड़ी, उनके प्रोफेसर, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, मैंने उनको स्टडी किया। उन्होंने कहा कि ताइवान ने अपने आप को तैयार कर लिया था, प्रिपेयर्ड कर लिया था कि अगर आने वाले वक्त में कोई जल्जला आएगा, कोई ऐसी ट्रेजेडी तो कम अज कम नुकसान हो। ये कौन अमरीकी कह रहे हैं? प्रोफेसर, अमरीकी हुकूमत नहीं कह रही, अमरीकी इंतजामिया नहीं कह रही, वो तो कभी ऐसी बात नहीं कही। मैं कह रहा हूँ अमरीकी यूनिवर्सिटियों के बड़े बड़े प्रोफेसर कह रहे हैं कि यार इन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया था। ताइवान ने कोई जल्जला आएगा, कुदरती आफात होगी, तो कम अज़ कम नुकसान होना चाहिए। उसके लिए क्या किया था उन्होंने? क्या किया था? अब उसके लिए क्या था कि एक तो ये है कि जो लफ्ज़ उसने लिखा है, ये है प्रोफेसर, एक प्रोफेसर हैं, उनका मतलब एक नाम होता है, हम लोग उन नामों को ना स्टीफन GAO, अगर GEO होता तो हम जियो करते हैं। स्टीफन गाओ। अब ये प्रोफेसर है अमेरिकन यूनिवर्सिटी में। उसके जो मैंने कोट कर रहा हूँ, उन्हें कहा ताइवान्स अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस इन इज अमंग द मोस्ट एडवांस इन द वर्ल्ड। यार मोस्ट एडवांस इन दी वर्ल्ड कौन? अमेरिकी प्रोफेसर कह रहा है। आप इनको देखें, एक छोटा सा मुल्क जो कि कोई कई जगह पे एक प्रॉपर मुल्क भी कंसिडर नहीं होता। वो कहते हैं कि जो बिल्डिंगें फिर बनाई ना इन्होंने 1999 के बाद, उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंक्रीट डालें, फिर रबर बेरिंग्स होते हैं। रबर बेरिंग से ना आप बिल्डिंग का एक बैलेंस रखते हैं, अगर झटके लग रहे हो ना तो वो इतना स्टिफ ना हो कि टूट ना जाए, इतना स्टिफ ना हो कि लुढ़ गया। हाँ, वो थोड़ा सा लेफ्ट राइट शेक करे लेकिन गिरे नहीं। ठीक है। अब उसमें हुआ क्या, जो डैमेज हुआ है जिसकी वजह से लोग मरे या जख्मी हुए हैं, वो उन बिल्डिंगों में हुआ है जो 1999 से पहले की बनी हुई थी। ठीक है। अब इससे बढ़ के क्या हो सकता है कि एक बिल्डिंग है, मैंने लिखा था उसका, वो ताइवान में टॉलेस्ट बिल्डिंग है जो 101 स्टोरी 101 मंजिला विद स्टूड द क्विक हेल्प्ड इट फ्रॉम नॉट क्रैशिंग डाउन। 101 मंजिला बिल्डिंग है और 7.4 हेक्टर स्केल का झटका है और वो खड़ी है अपनी जगह। कि कमाल की इंजीनियरिंग। कहने का मतलब है कि उन्होंने जो पुराना जल्जला था ना, वो तो एक बिल्डिंग डिग गई सी, तो ताइवान की हुकूमत ने मुतलका इदारों ने बाकायदा तहकीकात की कि ये बिल्डिंग क्यों गिरी है, लोग मर गए हैं, प्रॉपर रिसर्च की गई, बाकायदा जो कंस्ट्रक्शन करने वाले थे उनको लंबी चौड़ी सजाएं दे दी। अच्छा, अकाउंटेबल भी रखा उनको।
लंबी चौड़ी सजाएं, उन्हें कि बचने का कोई इम्कान नहीं। हमारे यहाँ तो हम ऐसा कभी नहीं होता हुआ देख ठीक है। सकते। अब मैं इसलिए ये इस चीज़ को क्यों लाया मैं यार, आप मुझसे पूछ सकते हैं सत्तार खान साहब आप क्यों लाए। ये 2-4 दिन की बात है कि ताइवान में एक ज़लज़ला आता है। ताइवान कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसको हम कह सकें बहुत अमीर मुल्क है, बहुत एडवांस मुल्क है। बिल्कुल हमारी तरह का मुल्क है, माड़ा या बेचारा। बल्कि हमारे से भी ज़्यादा डिस्प्यूटेड मुल्क है, छोटा सा लेकिन कई सिस्टम के चीन लिहाज इंज से- करके अख रख के बैठा हुआ है, और उधर से इंडिया ने रखा हुआ है। इंडिया ने दलाई लामा को पनाह दी हुई है ना। रूहानी पेशवा जो है ना ताइवान का, वो दलाई लामा है। दलाई लामा को इंडिया ने पनाह दी हुई है। अब इंडिया की और चाइना की इस वजह से ज़्यादा बिगड़ी हुई है कि ताइवान के मामले में ये आ रहा है। ताइवान का ये हाल है कि एक ज़लज़ला आता है, उसके बाद वो तैयार करते हैं अपने आप को कि आने वाले वक्त में हमने बिल्डिंगें इस तरह की बनानी हैं, और उसके मुतलका जितनी भी सेस्मिक चीज़ें होती हैं ना, उसमें अपने अपने आप को इस हद तक लेके जाना कि खुदा ना खास्ता कुदरती आफात आती है, ज़लज़ला आता है, तो कम अज़ कम नुकसान हो। अब ये बताओ, पाकिस्तान में ऐसी कोई सोच है किसी जगह पर? एक आम इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूँ, हुकूमत को छोड़ो, पर छोड़ दिया, हुकूमती इदारों को छोड़ दो, हुकूमती वजारतों को छोड़ दो, हुकूमती महकमों को छोड़ दो, आम बंदे के जहन में है कि यार यहाँ पर कुदरती आफात आएगी तो हमने उसके लिए अपने आप को कैसे तैयार करना है। नहीं है। उसमें ये है कि जी ये हुकूमत और ये लोग, अगर लोग प्रिपेयर ना हों तो हुकूमत जितनी मर्जी प्रिपेयर्ड हो, कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जी उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती रही माँ बाप की कि जी स्कूल आपने कैसे भागना बच्चों को लेने के लिए। यार उनकी रिहर्सल होती रही है। ये ज़लज़ला आया है तो वो ऐसे निकले हैं क्योंकि उनकी रिहर्सल होती रहती थी। हर चीज़ की वो रिहर्सल कराते हैं, हर रिस्क मैनेजमेंट सिखाई जाती है, डिजास्टर मैनेजमेंट सिखाई जाती है। अब वो भागे अपने बच्चों के लिए क्योंकि उनकी रिहर्सल थी। इतने होंगे सानू समझ नहीं आ रही होंगी, बच्चे का स्कूल इधर है, हम इधर भाग रहे होते हैं, अफरा तफरी पैनिक हुए होते हैं, हम खुद गिर रहे होते हैं, उसमें और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, उसमें और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब ये देखें, एक ताइवान के लोग हैं, एक पाकिस्तानी लोग हैं, यहाँ पे जुडिशरी का मसला बना हुआ है, वो खाते लिखे हुए हैं 6 ऑनरेबल जजेस ने, वो खाते लिखे हुए लोग। आप देखा लोग किस तरह से होते हैं, बाजी उन एंज हर एक बंदे को आप हिजानी कैफियत में देखते हैं। हिजानी कैफियत में कौन लेके जाता है? मीडिया लेके जाता है, सोशल मीडिया लेके जाता है, क्योंकि हमारी चीज़ बिक रही होती है ना, हम बिक रहे होते हैं, हमने वही चीज़ देनी है ना जो बिकने वाली होगी। है बिल्कुल, बदल मेरी तरफ देख यार जरा दौरा, हमने वही चीज़ देनी जो बिक रही होती है। वो बिकने में वो हिजानी कैफियत में लोगों को ले गए हम, वो हिजानी कैफियत में अंज करके, वो पता नहीं किस बंदा कहता आराम ना बैठ, कोई जंगे अजीम नहीं लग गई। नहीं तो नहीं पता इंज देखो तुम यार दौड़ा लग जाएंगी, इंज लग जाएंगी। मैं कहा यार दौड़ा कोई मैराथन हो रही है पाकिस्तान में, कोई 100 मीटर की कोई रेस हो रही है। साढ़े हथ से दौड़ने रेसें जो होती हैं उसका तो रिवाज नहीं है हमारे, बाहर की दुनिया में है, ओलंपिक में है, फलाना। नहीं और गल नहीं करते पे यार, जो देखो उन्हें तो तुम लग पता जाएगा, उन्हें पता लग जाएगा। मैं कहा यार अब ये देखो, इस कैफियत में क्या वो मुल्क वो कौम कभी आगे जा सकते हैं जिन्होंने इस खुद को अपने आप को इस कैफियत में रखा हुआ, हिजानी कैफियत में रखा हुआ। वो ये ताइवान के लोग हैं, कोई ऐसी चीज़ होती है रोना पीटना उन्होंने नहीं है, उन्होंने तैयारी पे लग जाना है। साढ़े आते ओ मारे गए जी, ओ लुटे गए जी, ओ खान साहब तुम्हें पता की होया। यहाँ पे मैंने क्या देखा, मैं एक जगह से गुजर रहा हूँ, इमरान खान की हुकूमत है, मैं गुजर रहा हूँ, लोग आए, ओ खान साहब को शो करो। मैं कहा जी फरमाओ। ए इमरान खान ने जी महंगाई करती है, शो करो ना तुसी। मैं कहा सही करता हूँ। कुछ अरसे बाद जब इमरान की हुकूमत नहीं ना रही तो मैं वहीं से गुजर रहा था, वही लोग मुझे पकड़ के क्या कह रहे थे, खान साहब इमरान ना बड़ी ज्यादती हुई है, तुसी यार शो करो। अब मेरे पास क्या रह जाता, मेरी हंसी निकलेगी कि यही लोग थे आज से कुछ 1, 2, 4, 5, 6 महीने पहले मुझे कह रहे थे कि जी इमरान खान की हुकूमत पे शो करें कि महंगाई बड़ी हो गई। वही लोग हैं 6 महीने बाद जब इमरान खान की हुकूमत नहीं रही, वही मुझे कह रहे हैं कि देखो जी इमरान खान के साथ कितनी ज्यादती हुई है, तुसी यार शो करो। अब ये किस कैफियत में हम लोग गुजर रहे हैं, हमें अपनी कैफियत का ही नहीं पता। हमें ये ही नहीं पता कि हम सुबह क्या थे, दोपहर को क्या हो गए, शाम को क्या हो गए, हमें पता ही नहीं, अपना पता ही नहीं, बिल्कुल पता ही नहीं। तो मेरे ख्याल से इसी बात पे हमें आज की एपिसोड का भी इख्तिताम कर देना चाहिए। और आप सबसे मेरी इतनी सी गुजारिश है, जैसे कि सत्तार साहब ने भी कहा कि हमें रोने पिटने से ना आगे बढ़ना चाहिए, खुद
कुछ करें, काम करें उस सिचुएशन में जिसमें भी आपको डाला गया है या आप खुद डले हैं, रोने पिटने की बजाय कोई काम करें, उससे निकलने की कोशिश करें, रिस्क मैनेजमेंट की तरफ जाएं, रिसर्च करें, इल्म हासिल करें। यार इल्म हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, शऊर पैदा करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।